little change in the program. The next session will start soon by the talk of Dr. Ahsan Kavi, CEO, Sindh Healthcare Commission. And after that, it was mentioned in the program that there will be a break of 30 minutes, but we will took this break to the end of the sessions, prayer breaks. Now I request Dr. Abdul Malik to come here and moderate the next session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Our next session is on quality in healthcare. Quality in healthcare, everyone's responsibility. और इस सेशन के लिए हमारे पास जो चेयरपर्सन्स हैं उसमें प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बर्नी साहब हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन, डीन ऑफ क्लिनिकल साइंसेज एंड मेडिसिन, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्लीज़ सर। और दूसरे चेयरपर्सन हमारे साथ हैं डॉक्टर अफजल मियाँ साहब, लाहौर से हमारे मेहमान हैं, जनरल सर्जन हैं, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबका मरकज़ी सदर भी हैं और आजकल पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के रिलीफ के कामों के इंचार्ज हैं। और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी साहब, CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन। क्वालिटी इन हेल्थ केयर, everyone's responsibility. For his talk, Dr. Ahsan Kavi Siddiqui, CEO Sindh Healthcare Commission. फसी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected panel members, the faculty, the students, the doctors community, the paramedical staff, जो लोग मेरे बहुत आप लोग पीछे बैठे हैं, शायद आप लोग मुझे ना सुन पाएँ और आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मैं उसको मुतवज्जा करवा लूँ। The topic which I am going to talk about today is not about what we have seen earlier, which is end of life, but now how to make sure that the patient care delivery process is based on quality of care. डॉक्टर आतिफ ने अभी एक बात कही थी कि पहले ज़माने में लोग कहते थे कि अल्लाह की मर्ज़ी से इंतकाल हो गया या अस्पताल में इंतकाल हो गया, लेकिन आज वो वजह बताते हैं कि इसको MI हो गया था, इसको स्ट्रोक हो गया था, इनको कैंसर था। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब ये बात होती है कि आपके मरीज़ की डेथ कैसे हुई, कहेंगे डॉक्टरों ने उसकी केयर नहीं की, डॉक्टरों की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो गई, डॉक्टर ने जहर का टीका लगा दिया, डॉक्टर ने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया। It's a denial phase from the family all the time till the realization phase sets in. ये हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ की एक वजह ढूंढते हैं जिसमें ये साबित कर सकें कि हमारा पेशेंट मर नहीं सकता था। और मैं अपनी पूरी लाइफ में बाज़ार में जाकर वो जहर का टीका ढूंढता रहा जो मैं मरीज़ों को लगा के मारता हूँ। अगर आपको किसी को वो जहर का टीका कहीं मिल जाए तो मुझे उसका नाम लिख के भेज दीजिएगा ताकि मैं वो आराम से उसको तलाश कर सकूं। ये टॉपिक जो है आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? मैं थोड़ा सा इसको सेशन को इंटरेक्टिव बनाना चाहूँगा, तो जो आगे बैठे हैं या पीछे वाले भी आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्वालिटी क्या है? व्हाट इज़ क्वालिटी? What is quality? It's a word, but क्या है मतलब इसका? इसकी कोई डेफिनेशन है? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? कोई डिफाइन कर सका है इसको आज तक? What is quality? Anybody, please. It's an interactive session है, थोड़ा सा आप इसमें बताइए मुझे क्वालिटी है क्या? Provide safe treatment, okay.
आप ये देखिए, वर्ड क्वालिटी हम ज़िंदगी में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदने जाते हैं, आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, तो आप क्वालिटी देखते हैं। वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप उसमें? ब्रांड कौन सी है, और स्पेसिफिकेशंस क्या है उसकी, और गारंटी क्या है इसकी, और प्राइस क्या है इसकी, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस है या नहीं है। So there are so many things when you think about a mobile phone. Now just consider, if you are taking a patient to a hospital, what will be your perception about quality? अच्छा अस्पताल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छे की डेफिनेशन मेरे को नहीं पता लग रही। फर्स्ट हिपोक्रेटिक ओथ कहता है नो हार्म टू द पेशेंट। Now, generally speaking, there are 6 dimensions of quality. It should be safe, ऐसे किसी ने कहा था. It should be effective. जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, आप खून ले रहे हैं, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए. It should be efficient. अच्छा हो, तेज चले, फास्ट मूविंग हो. It should have a person-centeredness, जिसमें आपकी नीड का ख्याल रखा गया हो. इस पर्सन को आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड पेशेंट, पेशेंट सेंटर्डनेस. टाइमलीनेस, टाइम पे हर चीज़ हो रही हो, और इक्विटेबल हो. ये 6 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी है. इस 6 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी को किसी हॉस्पिटल सेटिंग में प्रोवाइड करने के लिए व्हाट यू एक्चुअली नीड आर दीज स्टेक होल्डर्स, which if any one of them is missing, the quality of healthcare will be missing. You can go through this list which I have shown you. Physician, leadership team, board of directors, nurses, allied health professionals, ancillary staff, family members, caregivers, patients, audit process, federal agencies and professional association. ये सारा एक स्टेक होल्डर का मजमुआ है. इनमें से अगर कोई चीज़ भी कहीं मिसिंग है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होने का वजह हो सकती है. लेट्स टॉक अबाउट द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं, आप सबको पता है. इसमें टॉप पे आपकी इस्टेमिक हार्ट डिजीज़, उसके बाद स्ट्रोक, फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, फिर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. ये अगर 4 आप टॉप के देखें तो ये हमारे कॉज ऑफ डेथ हैं जो दुनिया में आप देखते हैं कि टॉप 4 कॉजेज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें. बट देयर इज़ अ चेंज पैराडाइम नाउ, एंड दैट पैराडाइम हैज़ लेड टू अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड मेडिकल एरर. द मेडिकल एरर, एंड ड्यू टू मेडिकल एरर नाउ it is the 3rd leading cause of death. This red bar is now the 3rd leading cause of death. I will explain you how. ये एक WHO की अलर्ट है जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता होना चाहिए कि millions of patients are harmed because of unsafe care, and there are about 2.6 million deaths annually in low and middle income countries because of unsafe care. 5 patients die every minute because of unsafe care. Across the world की बात हो रही है, इस तरह की बात नहीं हो रही है. Most of these deaths are avoidable. The main emphasis is that these deaths are avoidable. हाँ, वो भी हम आके बात करते हैं. इस पे ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर खर्च हो रहे हैं जो अनसेफ केयर की वजह से पेशेंट जिसमें चला जाता है. 4 out of every 10 patients are harmed during primary and ambulatory care service.
आउट पेशेंट में हो या एडमिट हो, ये उनको हम कोई ना कोई हार्म प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड आई विल टेल यू हाउ. अगेन, द मोस्ट डेट्रीमेंटल एरर्स आर रिलेटेड टू डायग्नोसिस, जिसमें हम मिसडायग्नोज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन एंड द यूज़ ऑफ मेडिसिन. यूज़ ऑफ मेडिसिन पर एक मैं आप लोगों को जगाने की लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक साहब बिल्ली को नहला रहे थे सर्दी के मौसम में, तो उनके कोई दोस्त गुजरे वहाँ से, उन्होंने कहा कि बिल्ली को मत नहलाओ, सर्दी का मौसम है, मर जाएगी. उन्होंने कहा नहीं मरेगी. आधे घंटे बाद वहाँ से वो गुजरे तो वो मरी पड़ी थी वहाँ. तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बिल्ली, हमने कहा था ना मर जाएगी, तुमने इसको नहला रहे थे सर्दी में. कहना ये नहलाने से नहीं मरी है, निचोड़ने से मरी है. मेडिसिन का जो यूजेज है हमारा, उसके बारे में मैं आगे बात करते हैं. अनसेफ सर्जिकल केयर प्रोसीजर्स जो हम करते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस में बहुत से ऐसे हम एरर कर रहे होते हैं जो कि अगर हमें पता हो तो शायद हम ना करें. सो ये WHO का एक वो था कि वी नीड अ पेशेंट सेफ्टी कल्चर, जो हमें होना चाहिए. इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. लेकिन हम इधर पहुँचे कैसे हैं, हाउ वी रीच देयर, कि आज इतनी अनसेफ केयर हमारे अराउंड प्रोड्यूस हो रही है और पेशेंट उसके से डाय या डेथ हो रही है. उसकी वजह ये है कि द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर बेसिक करिकुलम. पेशेंट सेफ्टी इज़ इम्प्लिसिटली टॉट, वेरी इम्प्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली नहीं बताते हम कि पेशेंट सेफ्टी है क्या, व्हाट इज़ पेशेंट सेफ्टी, जो कि आज थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है. नो एम्फेसिस ऑन पेशेंट एंड फैमिली कम्युनिकेशन. आज हम अपने डॉक्टर को ये नहीं पढ़ाते कि आपने अपने पेशेंट से बात कैसे करनी है. जैसे अभी आतिफ साहब कह रहे थे कि जो एंड ऑफ लाइफ की कम्युनिकेशन है वो कितनी क्रिटिकल होती है, और आप कैसे वर्ड्स का चुनाव करेंगे जिससे मैसेज बिल्कुल रॉन्गली जा सकता है या राइटली जा सकता है. तो कम्युनिकेशन हम नहीं पढ़ाते कि कैसे करनी है. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस के बारे में स्टूडेंट्स को पता जब लगता है कि जब वो आकर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को फेस करते हैं, उससे पहले उनको ये नहीं पता होता. एंड आई कैन टेल यू थ्रू स्टडीज़ दैट डॉक्टर्स आर द वर्स्ट स्टेक होल्डर इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन. दे आर द एक्चुअली वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन. दे कैरी इन्फेक्शन फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट ड्यूरिंग द राउंड्स. And for us, guidelines are more important than the individual patient. हमने पढ़ा यही है, हमारी तालीम इस तरह दी गई है. गाइडलाइन, पेशेंट की क्या सोच है, पेशेंट की फैमिली क्या सोच रही है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है. हमारा वास्ता इस चीज़ से है कि गाइडलाइन क्या कहती है. मैंने कुछ क्वालिटी के बारे में डेफिनेशन तो नहीं बना पाया, बट आई ट्राई टू पुट सर्टेन एलिमेंट्स कि अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. फर्स्ट इज इट शुड एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पेशेंट और कस्टमर. एक्सीड, नॉट मीट. मीट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड केयर. क्वालिटी केयर इज एक्सीडिंग. Compassion and empathy. Just consider the patient as your own family member and then see the difference in your care. Not as another patient. हमने अपने वार्डों में देखा है, जो हाउस ऑफिसर या डॉक्टर्स बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं पेशेंट्स के बारे में. they were talking them as like subjects. अबे यार वो आया था, उसको अबे सारी ब्रेन बाहर निकला हुआ था, लुढ़क ही जाना था उसने. What is this? हालांकि अगर सिर्फ हम अपनी फैमिली मेंबर को तो सोचें कि यहाँ फैमिली मेंबर मेरा होता तो मैं क्या बोलता इस जगह पर, खुद ब खुद क्वालिटी आ जाएगी. कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस टू रेज द बार. आप आज एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप एक खास लेवल तक अक्वायर कर चुके हैं. अगर आप वहाँ रुक गए तो वहाँ से आपकी डिटोरेशन शुरू हो जाएगी. यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मैंने आगे जाना है. उस आगे जाने के लिए बहुत चीज़ें करना पड़ती हैं. कंप्लेंट्स एंड इंसिडेंट्स विद इन अ हॉस्पिटल और अ हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, नॉट टू बी डिफेंसिव. वी आर ऑलवेज डिफेंसिव. वी ट्राई टू सेव अवर सेल्फ. एंड
continuous data collection, analysis and action. अगर ये एलिमेंट्स 4-5 आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में क्वालिटी कॉन्शियसनेस है. As I said earlier, that we teach them treatment of disease, not treatment of patient. It's two different things. Every individual human being is a different entity. Every human being is a different entity with different perception, with different values, with different cultures, with different religions, with different thought process, with different family structure, and with different responsibilities. But we teach them as a patient, disease को क्या ठीक करना है, इसको hepatitis है, that's it. और उसकी गाइडलाइन क्या कहती है, ये कहती है, इसको सिरोसिस हो चुका है, इसने मरना है, ये अब हेपेटिक कोमा में जा चुका है. But during this whole process, we never realize that every individual patient need a separate set of communication which is customized to need of that particular patient, which is customized to the need of that particular patient, and it is an art. Why we say this is a good doctor, is a bad doctor? It's not based upon their clinical skills. It's never based upon their clinical skills. Clinical skills are very easy to acquire. They both are same graduate, same postgraduate, same exposed to the same institution. But once it comes to the delivery of care, one is good and one is not. Based on what? Communication, health education, how they take their patient along with the whole process. That is different. That is an art. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन में मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें खुदा गवाह है कि नेग्लिजेंस नहीं होती, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से परसेप्शन ऑफ नेग्लिजेंस डेवलप होता है. 80% ऑफ द कंप्लेंट्स आर बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, not by clinical skill of a doctor. The system failure at any level. Information flow within the hospital. मैं अभी परसों एक ऐसी केस स्टडी सुन के आया हूँ कि I was crying and the death happened of this patient just because of the lack of communication between two doctors. Just because of the lack of communication between two doctors. They both have good intent. The intentions were not bad, but the communication didn't happen as it should. And that's why that patient died. When we hire someone in the hospital, do we train them? What is our policy? Do we have an orientation program for them? Do we tell them कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये होगा तो तुम्हें क्या करना है, हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है? एंड इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, देन वी आर नॉट एन इंस्टीट्यूशन, वी आर अ पॉलीक्लिनिक. मेडिकल एरर की भी हम बात आगे और डिटेल में करेंगे. मेडिकेशन एरर पर तो मैं आपके साथ 5 घंटे का सेशन कर सकता हूँ सिर्फ मेडिकेशन एरर पे. मिसडायग्नोसिस में होता क्या है आपको पता है, ये सारे मैं वो कॉजेज़ बता रहा हूँ कि जो सेफ केयर की वजह से जिसमें डेथ हो जाती हैं. इफ़ देयर इज़ अ मिसडायग्नोसिस, इट विल सम टाइम वर्सन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट टिल द टाइम दैट इट विल बिकम अनट्रीटेबल. अगर वही चीज़ अर्ली डायग्नोस हो जाती तो ट्रीटेबल होती. मिसडायग्नोसिस लीड टू डिलेड डायग्नोसिस, आल्सो सेम थिंग. There are certain patient related issues जिसमें मैं informed consent की बात आपसे थोड़ी डिटेल में करूँगा. Informed consent is near to my heart. The staffing patterns and workflow. The hospitals are growing. They are growing like anything, especially in private sector.
The patient volumes are going up. The bed number is going up. The inpatient volume is going up. The outpatient is going up. The ER is getting cluttered. But are we increasing our human resources, the competent human resources, as compatible to the growth of our volumes? Yes or no? No. For many reasons. If we are not doing that, we cannot claim that the quality is now what it was before. Because it is not humanly possible. Overwork आदमी कभी भी quality produce नहीं कर सकता. वो medical notes नहीं ले सकता. जिस तरह से उसको medical notes लिखने हैं नहीं लिख सकता. उसको पता है कि मैंने जिस टाइम में मैं पहले 2 पेशेंट देखता था, मैं इस टाइम में 10 पेशेंट देख रहा हूँ. He will not document it. How can he document it? उसका प्रॉब्लम है, उसका कसूर नहीं है. टेक्निकल फेलियर इज़ अ कॉमन थिंग कि मशीन आपके यहाँ मेंटेनेंस नहीं है, और जिस वक्त रिक्वायर्ड थी, जब आपको डिफिब्रिलेटर लगाना था, उस वक्त पता लगा कि डिफिब्रिलेटर नहीं चला. जिस वक्त आपने पेशेंट को ऑक्सीजन जल्दी से देनी थी तो फ्लो मीटर टूट गया. ये टेक्निकल फेलियर है छोटे छोटे से. Inadequate policies. An institution has to have a policy Bible, way of life in the hospital for those medical staff who are involved in the providing care process. It cannot be states within states. There are wards who are states, which are states. बहुत सी states हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, उसमें एक अपनी हुकूमत है. The hospital has to dictate them that if you want to practice in this hospital, this is our policy. Then you can become an institution. Medication error, एक स्लाइड है इसके ऊपर. हम क्या क्या मिस करते हैं? मेडिकल एलर्जीज या उसकी ड्रग एलर्जीज की हिस्ट्री नहीं लेते. रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डोज, रॉन्ग पेशेंट, फेलियर टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एट ऑल, failure to administer medication at an appropriate time, preparing medication incorrectly, injudicious use, polypharmacy. ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी न किसी मेडिकेशन एरर की तरफ लेके जाती हैं आपको. इनमें से कोई भी एक या दो का कॉम्बिनेशन होगा, इट विल बी अ डिज़ास्टर. इंजुडिशियस यूज़, ये मैंने बड़ी मज़ेदार स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए. आप सारे डॉक्टर हजरात जो यहाँ बैठे हैं समझेंगे इसको. There was an era called erythrocin era, erythromycin era. जो मर्ज है एरिथ्रोमाइसिन खिला दो. फिर ट्राइमेथोप्रेम आ गई, सेप्ट्रान खिला दो. फिर कोअमोक्सिक्लेव का दौर आ गया. फिर सफेक्जीम का और क्यूनोलॉन्स का दौर चला. फिर सेफ्ट्राइजोन के दौर चले. अब मीरोपेनम और टेंजो का दौर चल रहा है. आपके अस्पताल के आईसीयू में और एचडीयू में कोई पेशेंट अगर मुझे मिल जाए जिसको ये 2 इंजेक्शन नहीं लग रहे हो, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. रैशनल क्या है? फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. फिर शुक्र है कोविड आया और अब हमें एक दवा का नाम पता लगा, इसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन. चने महंगे बिकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन सस्ती बिकती है, चने की तरह खाई जाती है. मुझे आज पता लगा कि एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटीवायरल भी है. किसी ने नहीं पूछा क्वेश्चन. नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई वी आर प्रिस्क्राइबिंग एजिथ्रोमाइसिन टू अ वायरल डिजीज. जस्ट प्रिस्क्राइबिंग. मेरे पास जितने पेशेंट अपने क्लिनिक्स में आते हैं सब एजिथ्रोमाइसिन खा रहे होते हैं. पता नहीं क्यों खा रहे थे, उनको खुद भी नहीं पता होता. और जब वो दौर था, जब मैं कोअमोक्सिक्लेव की बात कर रहा था, मैं अपार्टमेंट्स में रहता था. मैं शाम को क्लिनिक से वापस आया तो मेरा गार्ड, जो वहाँ अपार्टमेंट का गार्ड था, वो मेरे पास से कहना, डॉक्टर साहब हमारी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे गले में दर्द था, हमने अगमेंटान तो खा लिया है, और क्या करना है. अगमेंटान वो खा चुका था. मैंने कहा अब जो कुछ करना है तो नहीं, तू नहीं करना है, मैंने अब कुछ नहीं करना. ये इनजुडिशियस यूज़ जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी प्रिस्क्रिप्शन में, मैं आपको एक छोटी सी बात कह के जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर. वंस यू फिनिश राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट थिंक ट्वाइस एंड जस्ट लुक बैक एट योर प्रिस्क्रिप्शन. आई कैन अश्योर यू विल कट डाउन 2 or 3 medication. The best prescription is one which is less in number
because it is based on a diagnosis. It is not empirical all the time. पॉलीफार्मेसी, जो मेरे जनरल प्रैक्टिशनर हजरात दोस्त बैठे हैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश है, दिखा रहा हूँ इस स्लाइड में। एक पेशेंट आता है जिसको फीवर, चिल्स, कफ एंड राइनाइटिस। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटी मलेरियल, कफ सिरप, मल्टीविटामिन, और अगर डॉक्टर अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है तो स्टेरॉइड। अगर वो पेशेंट ज़्यादा देखता है, 200 पेशेंट पर डे देख रहा है, इसका मतलब स्टेरॉइड का यूज़ है। यू नो हु इज़ द मोस्ट बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ स्टेरॉइड रॉ मटेरियल? आप लोगों को पता है कुछ? मैंने कहा थोड़ा सा बैठे हैं तो कुछ आपको ऐसी बातें भी बता दूं जो जनरल नॉलेज की हैं। सबसे बड़ी कंपनी जो स्टेरॉइड इंपोर्ट करती है, ये वेरीफाइबल है फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। वो कौन सी कंपनी है? कैन एनीबडी नेम इट? मैं नाम नहीं लूँगा, बुरी बात है, लेकिन जुशांदा बनाते हैं वो। टन्स ऑफ स्टीरॉयड दे इम्पोर्ट एवरी ईयर, वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। पॉलीफार्मेसी इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे घर पेशेंट के मुंह से अगर ये लफ्ज़ निकल जाए सर, तो दी से पहले हम एंटी मलेरियल लिख देते हैं। कौन सा बुखार ऐसा है जिसमें चिल नहीं होती? मेरे पास जब कोई पेशेंट वायरल इन्फेक्शन का आता है और वो वॉमिट कर रहा होता है, तो मैं उससे पूछता हूँ तुमने दवाएं कौन सी खाई थी? एक एंटी मलेरियल मुझे मिल जाती है। उसको सिर्फ बंद करना होता है, उसकी वॉमिटिंग ठीक हो जाती है। एंड इन माई प्रैक्टिस मैनी टाइम अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज़ मेड मी अ वसीला ऑफ शफा बाई स्टॉपिंग मेडिसिन, नॉट बाई प्रिस्क्राइबिंग। मेडिकेशन एरर, ज़रा शक्ल देखिए आप, ये दो जो ऊपर दवाओं के नाम लिखे हुए उनके लेबल्स पढ़िए आप, एरर होने का चांस है या नहीं है? ये पहला जो लेफ़्ट पे है, ये गाबापेंटिन और गैमफाइब्रोजिल, इनके लेबल देखिए आप। वहाँ हाइड्रोलजीन और उसके देखिए लेबल आप राइट पे कॉर्नर पे। नीचे एक आपको प्रिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इस पे इसने लिखा है 8 यूनिट ऑफ इंसुलिन देना है, जिसको 80 पढ़ा जा रहा है। क्या होगा? जिसको 8 यूनिट चाहिए, अगर उसको 80 यूनिट लगा देगी नर्स तो क्या होगा? बट राइटिंग देखिए आप। मैंने बात की थी कि मेजरमेंट करना चाहिए हमें, अपने केयर डिलीवरी प्रोसेस को मेजर करना चाहिए। क्या क्या मेजर कर सकते हैं? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। Incidents in a hospital are an important tool to understand our deficiencies, so they have to be reported, and they should be reported in a non-punitive environment, because every care provider thinks that if he or she reports this incident, it will be taken as a bad performance of his or him. So it should be a source of data collection to analyze on a periodic basis, to see what type of incidents are happening and in which area of the hospital they are more, where they are less. So incident reporting measurement is very important. Medication error मैं बात कर चुका हूँ, adverse drug reaction उससे related है। Quality indicators, a hospital has to have some quality indicators. What is your C-section rate of the booked patient and unbooked patient? How many unplanned readmission after operation? What is your average length of stay? What is the patient satisfaction telling you? So ये आपको अपने अस्पतालों में डालना पड़ेगा ताकि आप इसको measure करें। Clinical audit. We used to do in AKU, we used to do one thing which is called 10 case analysis. हम 10 केस पकड़ते थे किसी डिजीज़ के, उनको एनालाइज करते थे। तो एस्थमा के मैंने एक दफ़ा 10 केस पकड़े, 10 के 10 का चेस्ट एक्सरे हुआ था। Known case of asthmatic having a chest X-ray in the ER. Why? No need. एस्थमा में चेस्ट एक्सरे क्यों करा रहे हैं जब पता है कि एस्थमा है?
हाँ, अगर नहीं पता आपको, आप डायग्नोज करना चाहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। Morbidity and mortality meetings of surgical and all procedures within the hospital. These are measurements which we have to continue all the time. Patient satisfaction, and we have to look at our complaints. Are we changing because of these measurements? Have we changed in the past, or we were always right? Patient ने जब भी complaint की, हमने उसको medical jargon से हरा दिया। ये summary है उसकी, जो मैंने आपको बताया कि जो causes है medical errors के, उसकी summary है जिसकी से leading cause of death. केस स्टडी में डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ी सी इमोशनल है, इसलिए आई विल स्किप इट। ये इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म कंसेंट। व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट? किसी को आइडिया है? व्हाट इज इट? नहीं आइडिया किसी को? बेटा बताइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बैठ जाइए। बिल्कुल राइट, आपने सही बात की। इज इट अ पीस ऑफ पेपर? सो व्हाट इज इट? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। इज इट एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? सो जब हम किसी को स्ट्रेचर की ट्रॉली उसकी ओआर में ले जा रहे होते हैं, उस वक्त क्यों साइन कराते हैं? कईयों को तो हम मिडाजोलाम देने के बाद साइन कराते हैं, कईयों को हम ऑपरेशन के बाद साइन कराते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट में अगर आपको एग्जांपल्स दिखाऊं जो मेरे पास आती हैं, तो कुछ शर्म सी आएगी मुझे भी। व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ एन इन्फॉर्म कंसेंट? डू वी हैव एन आइडिया? Have we told about the pros and cons of the procedure? Have we told the patient about the alternatives treatment available for the patient? Have we taken their consent to carry out the procedure? Have the surgeon and the anesthetist together have this informed consent? Was the primary surgeon involved in taking consent, or is what a house officer जिसने रात की ड्यूटी में 5 informed consent लेके रखे हुए थे? ये सवालात हैं। How it should be administered? What should be the methodology? कैसे होना चाहिए? बाबा डॉक्टर आपको बोला है आपका ऑपरेशन होगा, इस पे साइन करो, सही लगाओ इस पे। हाँ बाबा किधर लगाऊं? इधर लगाओ। Should it be like this? When it should be administered? वही मैंने कहा, थिएटर में जाने के बाद, थिएटर के दरवाजे पे, थिएटर से पहले या ऑपरेशन के बाद। सोचने की बात है, आप सोचिएगा इस पे। एंड हु शुड एडमिनिस्टर इट? कौन करेगा ये? रेजिडेंट करेगा, हाउस ऑफिसर करेगा, फाइनल का स्टूडेंट करेगा, डॉक्टर जो ऑपरेशन करने जा रहा है वो खुद करेगा। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ अ हॉस्पिटल। अ यंग ब्यूटीफुल 17-year लेडी, स्मॉल लंप इन द ब्रेस्ट। इसके अंदर कल ले आना है, इसको निकाल देते हैं। आ गई, 5 मिनट का काम है, थिएटर में गई, डेड बॉडी बाहर आ गई उसकी। 2.5 घंटे के बाद क्या हुआ? जिए दिया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, होता है, पॉसिबल है। उसको बताई थी ये बात कि ये प्रॉबिलिटी है, बहुत रिमोट है लेकिन है। उस लंप का कुछ था नहीं, बिनाइन था, छोटा सा लंप था, कॉस्मेटिक की वजह से आई थी वो। उस हॉस्पिटल में वेंट नहीं था, तो जिए क्यों दे रहे थे? हु विल रिस्पॉन्ड? हु विल आंसर? मेडिकली क्या गलत हुआ इसमें? इट्स नॉट मैल प्रैक्टिस, इट्स जस्ट। तो फिर मैंने क्वालिटी की डेफिनेशन बनाई है, ये आप लोगों के लिए मैंने खुद बनाई है। क्वालिटी इज एन इंडिजीनियस इनबॉर्न एरर विथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये पैदाइशी होती है, इनबॉर्न एरर है ये।
ये किसी किसी में ये खुन्नास होता है, ये खन्नास हर एक में नहीं होता, ये एरर है, इसको मैं एरर बोलता हूँ, ये फतूर है दिमाग का, क्वालिटी। बैड न्यूज़ ये है कि ये बहुत रेयर एबनॉर्मलिटी है, बड़ी रेयर है ये एबनॉर्मलिटी, ये बैड न्यूज़ है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच समबडी क्वालिटी आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। जब दिमाग ठुक के कंप्लीट हो गया, अब उसको ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत पहले बताने की चीज़ें। ये इनबॉर्न एरर है, और अगर इनबॉर्न नहीं है किसी के अंदर तो उसको आप उस वक्त बता सकते हैं जो छोटा बच्चा हो या थोड़ा अर्ली एजुकेशन में हो। ये बहुत मुश्किल है कि जब वो ठुक के डॉक्टर खड़ा हो जाए तो उसको बोलें कि अब तुझे हम पढ़ाएंगे। बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, इट शुड बी टॉट ड्यूरिंग हमारे जो करिकुलम है उसमें इसके बारे में इसका तस्करा होना चाहिए। आतिफ साहब भी यही बात करके गए थे, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। एंड इट कैन बी अचीव्ड by incorporating the elements of care process properly in the whole system, तो क्वालिटी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर किसी को पैदाइशी नहीं आई है, ये एरर उसके अंदर नहीं पैदा हुआ है, तो वो जब इस तरह काम करेगा तो वो बेहतर हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपके लिए रखा था मैंने कि आपके जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हेडिंग्स में होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास इस सेशन में बात करने की। सो इन द एंड लास्ट स्लाइड में हमेशा ये करता हूँ कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। प्लीज़ आप ज़रा मुतवज्जा हो जाइएगा पीछे वाले हजरात। वन हु मेक थिंग्स हैपन, वो लोग होते हैं कि हम ये करके आई कैन डू इट, दे मेक थिंग हैपन। द सेकेंड कैटेगरी इज दे वॉच थिंग हैपन, एंड द थर्ड कैटेगरी इज हु वंडर्स व्हाट हैपन। कुछ हो गया, क्या हो। और मैंने क्योंकि बात इस वक्त कर दी है कि ये इनबाउंड एरर है, तो इससे रिलेटेड मेरा एक दोस्त है सामने बैठा है, उसका शेर मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ूँगा, क्योंकि उस शेर में बहुत मैसेज है कि आगही का अजाब डस लेगा, आगही का अजाब डस लेगा, ज़िंदगी भर किताब से बचना। और फिर क्योंकि ये पीमा की कॉन्फ्रेंस है तो उसका दूसरा भी पढ़ देता हूँ। जुल्म करना हुजूर सदियों तक, जुल्म करना हुजूर सदियों तक, एक रोज़े हिसाब से बचना। थैंक यू वेरी मच।